नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपनी यूट्यूब चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस कड़ी में भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित आगे की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं हम। ये हमारा भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित अंतिम भाग है। कुल मिला के हमने भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित 203 प्रश्न उत्तर करने हैं। ये 7वां भाग है जो अंतिम है। पीछे के भागों को आप हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप ध्यान से सुनेंगे और साथ ही ये निवेदन भी है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अब हम शुरू करते हैं। शक्ति को काव्य का मुख्य आधार किस आचार्य ने माना है? शक्ति को काव्य का मुख्य आधार आचार्य राजशेखर ने माना है। सही उत्तर क्या है इसका? ख है राजशेखर। राजशेखर ने शक्ति को ही काव्य का मुख्य आधार माना है। अगला है, रूढ़ा एवं प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के भेद हैं? रूढ़ा और प्रयोजनवती कौन सी शब्द शक्ति के भेद है, ये हमें बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति दो प्रकार की होती है। एक होती है जो है रूढ़ा और दूसरी है प्रयोजनवती। जो व्यंजना शब्द शक्ति है ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है शाब्दी व्यंजना और दूसरी होती है आर्थी व्यंजना। लक्षणा के भी दो प्रकार हैं और व्यंजना के भी दो प्रकार है। लक्षणा के हैं रूढ़ा और प्रयोजनवती और व्यंजना के प्रकार है शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। अगला है, प्रतिभा व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को काव्य हेतु के लिए अनिवार्य किसने माना है? प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु के लिए अनिवार्य मानने वाले आचार्य हैं आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास को अनिवार्य काव्य हेतु माना है। अगला है, सहृदय का साधारणीकरण मानने वाले आचार्य कौन है? ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने सहृदय का साधारणीकरण माना है? और इसका सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी ने क्या माना है? सहृदय का साधारणीकरण माना है। अगला है, सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले आचार्य कौन है? ध्यान से देखिए, एक है सहृदय का साधारणीकरण, ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास। दूसरा है सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले आचार्य कौन है? कौन है ये आचार्य? केशव प्रसाद मिश्र। जिन्होंने सहृदय की चेतना का साधारणीकरण माना है केशव प्रसाद मिश्र ने। सही उत्तर क्या है? केशव प्रसाद मिश्र। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानने वाले आचार्य कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने कवि की अनुभूति का साधारणीकरण माना है। किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने। मैं आपसे पीछे भी कह चुका हूँ, एक बार फिर से कहूँगी, यदि आपको पता तो आपको अवश्य होगा क्योंकि आप हिंदी साहित्य से संबंध रखते हैं, तो कृपया करके अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन सा विकल्प सही है। नहीं पता होगा मैं बताऊंगी, आपको पता चलेगा कि आपका कितना सही उत्तर है और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आगे देखते हैं। रस की मीमांसा दर्शन के आधार पर व्याख्या किसने की? रस की मीमांसा दर्शन के आधार पर व्याख्या किसने की? ये हम कई बार कर चुके हैं, अच्छे से कर चुके हैं। इसके बारे में आप बताइए जल्दी से, मैं इंतजार कर रही हूँ कि रस की मीमांसा दर्शन के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? बताइए जल्दी से। चलिए मैं बता देती हूँ, भट्ट लोलट ने रस की मीमांसा दर्शन के आधार पर व्याख्या की। आचार्य शंकुक का जो दर्शन है वो न्याय दर्शन है। भट्ट नायक का जो दर्शन है वो सांख्य दर्शन है और अभिनव गुप्त का शैव दर्शन है। अगला है, रस सूत्र के अंतिम व्याख्याता कौन है?
रससूत्र के 4 व्याख्याता हुए हैं। अंतिम व्याख्याता कौन है ये बताना है, आप बताइए जल्दी से। अंतिम व्याख्याता हैं अभिनव गुप्त। कौन है? अभिनव गुप्त। प्रथम है भट्टलोलट, दूसरे हैं शंकुक, तीसरे हैं भट्टनायक और अंतिम है अभिनव गुप्त। अलंकार को किसने मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया? अलंकार को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले आचार्य कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, जिन्होंने अलंकार को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती की भूमिका की चर्चा करने वाले आचार्य कौन हैं? साधारणीकरण की भूमिका में मधुमती की भूमिका की चर्चा करने वाले आचार्य हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आगे देखते हैं। ब्रह्म को रसो वेशः किन ग्रंथों में कहा गया है? सही उत्तर क्या है? उपनिषद। उपनिषदों में ब्रह्म को रसो वेशः कहा गया है। काव्य को चरवणा व्यापार किसने कहा? काव्य को चरवणा व्यापार कौन से आचार्य ने कहा? भट्टलोलट ने। किसने कहा था? भट्टलोलट ने। सही उत्तर क्या है? भट्टलोलट। अगला है यास्क मुनि द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? कौन से ग्रंथ की रचना यास्क मुनि ने की थी? इसका सही उत्तर क्या है? निरुक्त। निरुक्त जो ग्रंथ है वो यास्क मुनि द्वारा लिखित है। अगला है शब्द की द्विअर्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है? कौन से अलंकार में शब्द की द्विअर्थी योजना होती है? सही उत्तर क्या है इसका? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में शब्द की द्विअर्थी योजना होती है। आगे हमें एक तरफ सिद्धांत है, दूसरी तरफ उनके चिंतक है, इनका मिलान करना है कि कौन सा सही है, कौन सा जो सिद्धांत है उसके चिंतक सही है, किसने ये सिद्धांत दिया था ये बताना है। सिद्धांत है अव्यक्तिवाद, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, अनुमितिवाद, साधारणीकरण। इनके बारे में हम बहुत बार पीछे कर चुके हैं, यदि आपको पता है, ध्यान है आपको तो देखिए, याद कीजिए। अभिव्यक्तिवाद, ये सिद्धांत किसका है? अभिव्यक्तिवाद किसका है? अभी भी बताया था, अभिनव गुप्तवाद का, पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, ये किसका है? भट्टलोलट का। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्टलोलट। अनुमितिवाद किसका है? आचार्य शंकुक। और साधारणीकरण भट्टनायक। अव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्टलोलट, अनुमितिवाद शंकुक और साधारणीकरण भट्टनायक। आगे भी हमें मिलान करना है कि कौन सा सही है। एक तरफ ग्रंथ है और दूसरी तरफ उनके आचार्य हैं, कौन सा ग्रंथ किस आचार्य ने लिखा है ये बताना है। काव्य प्रकाश, ये सारे प्रश्न घुमा फिरा के आ रहे हैं, इनको आप अच्छे से कर सकते हो। देखिए ध्यान से, बता चुके हैं इनके बारे में कौन सा ग्रंथ किसने लिखा था। काव्य प्रकाश ये आचार्य मम्मट का ग्रंथ है। काव्यादर्श ये आचार्य दंडी का ग्रंथ है। काव्य अनुशासन ये हेमचंद्र लिखित ग्रंथ है। और काव्य अलंकार ये भामा द्वारा लिखित ग्रंथ है। अगला है, यहाँ भी मिलान करना है कि कौन से आचार्य किस शताब्दी में हुए हैं। और इस तरह के प्रश्न मिलान के बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, इनको अच्छे से देखिए, अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप इनको लिख सकते हैं ताकि अब बाद में आपको काम आए। रूप गोस्वामी ये कब हुए थे, कौन से शताब्दी में हुए, ये बताना हमें, मिलान करना है। रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी का जो समय है वो कौन सा है? 15वीं शताब्दी है। कौन सा है? 15वीं शताब्दी। रूप गोस्वामी 15वीं शताब्दी। भामा ये 6ठी सदी में हुए थे। कौन से में? रूप गोस्वामी 15वीं सदी, भामा 6ठी सदी। पंडित राज जगन्नाथ
ये 17वीं शताब्दी में हुए थे, 17वीं सदी है इनका। कुंतक, इनका जो समय है वो 10वीं सदी है। फिर से देखिए, रूप गोस्वामी 15वीं सदी, भामह 6ठी सदी, पंडित राज जगन्नाथ 17वीं सदी और कुंतक 10वीं सदी। अगला है, यहाँ हमें ये बताना कि कौन सा कथन किस आचार्य का है। काव्य लक्षण और उनके प्रतिस्थापकों को सुमेलित करे। काव्य के लक्षण बताए हैं, कौन से आचार्य ने कौन सा लक्षण बताया है ये बताना है हमें। तो देखिए, इसको देखते हैं अच्छे से। रमणीयार्थ प्रतिपादक है, शब्द है काव्यम, ये कथन किस आचार्य का है। रमणीयार्थ प्रतिपादक है, शब्द है काव्यम, ये कथन आचार्य जगन्नाथ का है। किसका है? आचार्य जगन्नाथ। शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये आचार्य भामा का काव्य के संबंध में कथन है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, आचार्य भामा। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये आचार्य विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मक काव्यम, आचार्य विश्वनाथ जी का कथन है। शरीरम तावदिष्टार्थ वैक्षिणः पदावली, ये आचार्य दंडी का कथन है। एक बार फिर से सुनिए। रमणार्थ प्रतिपादक है, शब्द है काव्यम, किसका है? आचार्य जगन्नाथ। शब्दार्थ हो सहितो काव्यम, आचार्य भामा। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये आचार्य विश्वनाथ। और शरीरम तावदिष्टार्थ वैक्षिणः पदावली, ये आचार्य दंडी। आगे देखते हैं। यहाँ में कौन सा आचार्य सबसे पहले हुआ ये बताना है। आचार्य है, उनका सही अनुक्रम बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन सभी आचार्यों का जो समय है हम बता चुके हैं। आपको ध्यान नहीं है या नहीं बताया है तो आप फिर से सुनिए कि सही क्रम में लगाना है। आचार्य हैं भामह, भरत मुनि, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ। इसका सही उत्तर क्या है? ख। सही उत्तर क्या है? ख। सबसे पहले भरत मुनि हुए हैं। भरत मुनि जी का समय है 2री शताब्दी। फिर है भामह, इनका जो समय है वो 6ठी शताब्दी है। फिर अभिनव गुप्त आते हैं, इनका जो समय है वो 10वीं शताब्दी है। और विश्वनाथ, इनका जो समय है वो 14वीं सदी है। तो इस प्रकार भरत मुनि 2री, भामह 6ठी, अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी। आगे देखते हैं। निम्न उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित करें। कौन सी उक्ति किसने कही है हमें ये बताना है। तो देखते हैं। नकांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, ये आचार्य भामा का कथन है। किसका है? आचार्य भामा का। परदोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति ही पुनः कवापि, ये कथन आचार्य ममट का है। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, ये आचार्य तुलसीदास जी का कथन है। और प्रज्ञान नवमेश शालिनी प्रतिभा मता, प्रज्ञान नवमेश शालिनी प्रतिभा मता, ये कथन भट्ट लोलट का है। किसका है? भट्ट लोलट का है, जो 1 नंबर पे है भट्ट लोलट। आगे देखते हैं। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल गुण कितने होते हैं? भरत मुनि ने काव्य में जो गुण है उनकी संख्या कितनी बताई है ये बताना है। भरत मुनि के अनुसार काव्य में जो गुण है वो 10 है। कितने हैं? 10 है। निम्न आचार्यों के उनके कालखंड के अनुसार सुमेलित करें। कौन से आचार्य किस समय में हुए हैं ये बताना है। यहाँ भी देखिए, आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य क्षेमेंद्र, इनका जो समय है कौन सा है? 11वीं सदी है। दंडी 7वीं शताब्दी में हुए थे। ममट 11वीं शताब्दी में हुए हैं। और उद्भट, इनका जो समय है वो 8वीं शताब्दी है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित आचार्यों के उनके काल कर्मानुसार सही क्रम में लिखें।
कौन सा आचार्य के समय में, यहाँ भी ये बताना है। तो देखिए, आचार्य आनंदवर्धन, दंडी, भामह, अभिनव गुप्त। इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? सबसे पहले आचार्य भामा आते हैं, इनका जो समय है वो क्या है? 6वीं शताब्दी है। फिर आते हैं आचार्य दंडी, इनका जो समय है वो 7वीं शताब्दी है। फिर आते हैं आनंदवर्धन, इनका जो समय है 10वीं शताब्दी है। और अभिनव गुप्त, इनका जो समय है वो भी 10वीं शताब्दी है। तो इस तरह से इनका उत्तर क्या होगा? ख होगा। सबसे पहले भामा हुए 6वीं शताब्दी, फिर है दंडी 7वीं शताब्दी, आनंदवर्धन 10वीं शताब्दी, अभिनव गुप्त ये भी 10वीं शताब्दी है, जो आनंदवर्धन के बाद के इनका जन्म हुआ था, आनंदवर्धन के बाद के हैं ये। आगे है राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राजतरंगिणी, इसके जो लेखक हैं वो आचार्य कल्लन है। कौन है? कल्लन है। आगे है निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय आचार्य को उनकी कृतियों के अनुसार सुमेलित करे। कौन सी कृति किसने लिखी है ये बताना है। देखते हैं कौन सी किसने लिखी है। देखिए, रामचंद्र गुणचंद्र, इनकी जो रचना है वो क्या है? रामचंद्र गुणचंद्र की जो रचना है वो क्या है? नाट्य दर्पण। नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र। राजशेखर काव्य मीमांसा। राजा भोजराज, इनकी क्या है? सरस्वती कंठाभरण। अभिनव गुप्त धवनालोक लोचन। अगला है कथन है, बताना है किसका है ये कथन। सत्वोद्रेकाद खंड शव प्रकाश आनंद चिन्ह में है। वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण केश्चित प्रमात्रिभि स्वाकार वद भिन्नेत्वे नाय मास्वादते रस है। रस के संबंध में उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य विश्वनाथ का। किसका है? आचार्य विश्वनाथ। अगला है जहाँ शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वह कौन सी शब्द शक्ति होती है? वह कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना। जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत हो, वह व्यंजना शब्द शक्ति होती है। काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले किसने दी? काव्य के जो दोष है उनकी जो परिभाषा है सबसे पहले आचार्य वामन ने दी। किसने दी? आचार्य वामन। अगला है निम्न ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? कौन सा ग्रंथ किसने लिखा था, कब लिखा था, सबसे पहले कौन सा ग्रंथ लिखा गया दिए हुए में से, ये बताना है। काल कर्मानुसार हमें लगाना है इनको। तो देखिए ध्यान से और नोट कीजिए इनको। काव्यादर्श, धवनालोक, काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण। इसका सही उत्तर क्या है? क है। कौन सा है? क है सही उत्तर। कैसे? काव्यादर्श ये आचार्य दंडी का ग्रंथ है, जो आचार्य दंडी छठी और 7वीं शताब्दी में हुए हैं। 6वीं शताब्दी का इनका उत्तरार्ध है और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। धवनालोक ये अभिनव गुप्त का ग्रंथ है, 10वीं शताब्दी में हुए हैं अभिनव गुप्त। काव्य प्रकाश ये आचार्य मम्मट का ग्रंथ है, मम्मट का जो समय है वो 11वीं शताब्दी है। और साहित्य दर्पण ये आचार्य विश्वनाथ का है और इनका जो समय है वो 14वीं शताब्दी है। इस प्रकार काव्यादर्श सबसे पहले, फिर धवनालोक, फिर काव्य प्रकाश, फिर साहित्य दर्पण। आगे देखते हैं काल कर्म के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही कर्म क्या है? ये काल कर्म के अनुसार जो ग्रंथ है और आचार्य हैं इनको आप अच्छे से सुनिए और इनको लिखिए। इनके जो समय है उसको लिखिए आप। मैं बार बार कह रही हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खास प्रश्न है। बहुत बार आते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, इसी तरह के आते हैं यूजीसी नेट में। देखिए आचार्य विश्वनाथ, रूयक, वामन, भोजराज, इनमें सबसे पहले कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है आचार्य वामन, जिनका जो समय है वो क्या है? 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, यानी कि 8वीं और 9वीं शताब्दी है इनका समय। किसका? आचार्य वामन का। भोजराज इनका समय 11वीं शताब्दी है। रूयक इनका जो समय है वो 12वीं शताब्दी है। और आचार्य विश्वनाथ इनका जो समय है वो 14वीं शताब्दी है। तो इस प्रकार क्या होगा? वामन 8वीं 9वीं शताब्दी,
भोजराज 11वीं शताब्दी, रुयक 12वीं शताब्दी, विश्वनाथ ये 14वीं शताब्दी। अगला है, निम्न में से कौन सी वृत्तियां हैं, ये बताना है कौन सी वृत्तियां हैं, ये हमें बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा, उपनागरिका, कोमला और परुषा, ये वृत्तियां हैं, उपनागरिका, कोमला और परुषा। सही उत्तर क्या है, उपनागरिका, कोमला, परुषा। अगला है, शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि से किसे अलंकृत किया। शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि से किसे अलंकृत किया था। इस प्रश्न के विकल्प को देख के आप अच्छे से बता सकते कि किसको किया था। तो क्या होगा, पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि किसने दी थी, शाहजहां ने दी, मुगल सम्राट शाहजहां ने दी थी। रुद्रट के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है। आचार्य रुद्रट के अनुसार अलंकारों की संख्या है 73। अगला है, सुमेलित करें। शब्द शक्तियां कितनी होती है, संचारी भाव कितने होते हैं, रस कितने होते हैं, सात्विक अनुभाव कितने होते हैं। इसको तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। शब्द शक्तियां होती है कितनी, 3। संचारी भाव कितने होते हैं, 33। रस कितने होते हैं, 9। सात्विक अनुभाव कितने होते हैं, 8। अगला है और अंतिम है जो भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित है। ऐसन लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहकर रस और ध्वनि को एक माना है। किसने माना है रस ध्वनि को एक। सही उत्तर क्या है, आचार्य मम्मट। क्या है, आचार्य मम्मट। उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से सुना होगा और सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, तरीका पसंद आया होगा, ध्यान लगा के आपने सुना होगा। तो आप कृपया करके ध्यान लगा के लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अच्छी लगी है तो भी बताएं, नहीं लगी है तो भी बताइए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।